नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोफाई चैनल में। आज हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का रिवीजन करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन आंसर को शॉर्ट में देखेंगे। इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में आपको प्रोडक्ट कॉस्ट शीट दिया है, यानी कि पर यूनिट आपको कितना खर्चा पड़ रहा है, रॉ मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का, ओवरहेड का, और पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या है। इसके बाद कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो ऑन एन एवरेज 2 महीना तक रहता है। का जो स्टॉक है वो ऑन एन एवरेज 4 वीक के लिए रहता है। का जो स्टॉक है वो ऑन एन एवरेज 1 मंथ के लिए रहता है। जो भी हम लोग वेजेस और ओवरहेड को पे करते हैं उसमें टाइम लैग 1.5 वीक का होता है। फिर उसी तरह से जब डेटर से हम लोग को पैसा मिलता है वो 2 मंथ के अंदर में मिलता है। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 1 मंथ है। और हम लोगों का जो भी सेल है 20% कैश सेल है। इसका मतलब 80% क्रेडिट सेल होगा। फिर कहता है कि कंपनी एक्सपेक्ट करता है कि 1 लाख कैश बैलेंस उसके पास रहे। आपको 52 वीक पर एनम के हिसाब से सॉल्व करना है। फिर कहता है कि कंपनी मैन्युफैक्चर करेगा 1,44,000 यूनिट्स। आपको प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे। क्वेश्चन में जो कॉस्ट शीट दिया हुआ है वो पर यूनिट पे दिया हुआ है। हम लोगों को 1,44,000 यूनिट जो बनाए हैं वो उन सब का कॉस्ट शीट बनाना है। तो इंटू कर देंगे हम लोग नंबर ऑफ यूनिट इंटू पर यूनिट में कितना बनाए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा, 45 रुपीज़ पर यूनिट करके है। और टोटल कितना यूनिट बनाया है, 1,40,000। तो 1,40,000 इंटू 45 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। उसी प्रकार से डायरेक्ट वेजेस आ गया। डायरेक्ट वेजेस जो डायरेक्ट वेज का 20 रुपये पर यूनिट करके था कॉस्ट। तो 1,40,000 यूनिट के लिए कितना लगेगा, 1,40,000 यूनिट इंटू 20 रुपीज़ पर यूनिट। तो इसी तरह से डायरेक्ट वेजेस आ गया। डायरेक्ट वेजेस और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया तो प्राइम कॉस्ट मिल गया। और इसी प्रकार से फैक्ट्री ओवरहेड निकालेंगे, 1,40,000 यूनिट इंटू 40 रुपीज़ पर यूनिट। तो हम लोग को मिल जाएगा फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट। प्रॉफिट ऐड कर देंगे, सेल आ जाएगा। अब हम लोग को नेट वर्किंग कैपिटल भी निकालने बोला था, तो निकालते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो स्टार्ट करते हैं। करंट एसेट्स में सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टॉक। तो रॉ मटेरियल स्टॉक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना किए हैं, 64,80,000। ये पूरा 12 महीने के लिए किए हैं और हम लोग का होल्डिंग पीरियड 2 महीना का है। तो अगर 64,80,000 12 मंथ्स के लिए है तो 2 मंथ के लिए कितना रॉ मटेरियल स्टॉक होगा, उसी को तो हम लोग होल्ड करके रखे होंगे, वही तो हम लोग का करंट एसेट्स होगा अभी पड़ा हुआ। तो निकल के आता है 10,80,000। उसी प्रकार से स्टॉक भी देखेंगे। स्टॉक में बोला था कि 4 वीक हम लोग ऑन एन एवरेज रखते हैं। तो इसका मतलब कि जितना भी हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम किए हैं वो तो 52 वीक में किए हैं। तो 64,80,000 डिवाइड बाई 52। अगर ये 52 है तो 4 वीक के लिए कितना स्टॉक होगा, इंटू 4 कर दिए। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50% था तो इससे 50% से इंटू कर दिए इसको, तो निकल के आएगा स्टॉक। अब स्टॉक हम लोग फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट को देख रहे हैं कि 1,51,20,000 है फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। तो यही बनने में लगा होगा। तो 1,51,20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1, क्योंकि ये तो पूरा साल भर का है और हम लोग को कितना मंथ का निकालना है, 1 मंथ का, क्योंकि स्टॉक ऑन एन एवरेज 1 मंथ के लिए ही रहता है। तो ये भी निकल के आ गया 12,60,000। अब डेटर्स की बात करें तो क्वेश्चन में कहा था कि डेटर्स का जो टाइम लैग है वो है 2 मंथ। 2 मंथ के अंतराल में हम लोग को डेटर से पैसा मिल जाता है। तो टोटल क्रेडिट सेल कितना हुआ है उसका, अगर 2 मंथ का देखेंगे तो हम लोग को डेटर्स मिल जाएगा। तो हम लोग का जो भी क्रेडिट सेल हुआ है यानी कि 80% ऑफ द आउटपुट क्रेडिट सेल हुआ है, क्योंकि 20% ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश, तो बाकी 80% क्रेडिट सेल हुआ होगा। तो क्रेडिट सेल अगर 12 मंथ के लिए है तो 2 मंथ के लिए कितना होगा, वही डेटर्स होगा। और उसी तरह से डेटर्स निकाले हैं। और कैश तो हम लोगों को सीधा दिया हुआ है तो कैश लिख दिया हम। अब बारी आता है करंट लाइबिलिटीज़ में। तो करंट लाइबिलिटीज़ में सबसे पहला तो क्रेडिटर्स। इसके बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया था कि जो भी क्रेडिटर्स है वो हम लोगों को क्रेडिट अलाउ करते हैं 1 मंथ का। तो अगर टोटल क्रेडिट परचेज जितना होगा वो तो 12 मंथ का होगा, तो 1 मंथ का कितना होगा, जो 1 मंथ का होगा वही तो क्रेडिटर्स का वैल्यू होगा। तो हम लोगों का परचेज कैसे निकलेगा। अब हम लोग यहाँ पर जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसी को मानेंगे कि रॉ मटेरियल परचेस है। क्यों, क्योंकि हम लोग ये अजम्पशन लेते हैं कि जितना ओपनिंग स्टॉक है उतना ही क्लोजिंग स्टॉक है। तो अगर जितना ओपनिंग स्टॉक है जितना क्लोजिंग स्टॉक उतना ही है, तो जो खरीद रहे हैं बस उसी को कंज्यूम कर रहे हैं। इसीलिए रॉ मटेरियल कंज्यूम को ही हम लोग रॉ मटेरियल परचेस समझ लेंगे। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में जितना भी आया है 64,80,000, हम लोग उसी को सोच लेंगे कि यही है क्रेडिट परचेस। तो 64,80,000 अगर 12 मंथ के लिए है तो 1 मंथ के लिए कितना होगा, वही मिल जाएगा क्रेडिटर्स। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड देखते हैं। क्वेश्चन में कहा था कि वेजेस और ओवरहेड जो है उसका टाइम लैग है 1.5 वीक। इसका मतलब जो डायरेक्ट वेजेस है 28,80,000, ये तो 52 वीक के लिए है और हम लोग के लिए कितना वीक के लिए चाहिए, 1.5 वीक के लिए। तो हम लोग निकाल लेंगे 28,80,000 डिवाइड बाई 52 वीक इंटू 1.5 वीक।
तो निकल के आ जाएगा हम लोग आउटस्टैंडिंग वेजेस। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग ओवरहेड भी निकालेंगे। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड दिया हुआ है हम लोग का 57,60,000 डिवाइड बाय 52 वीक इंटू 1.5 वीक, तो हम लोग ये भी निकल के आ जाएगा। तो जब हम लोग का करंट असेट भी निकल के आया, करंट लाइबिलिटीज भी निकल के आ गया, तो नेट वर्किंग कैपिटल भी निकल के आ जाएगा। ये सवाल में आपको डायरेक्टली सारा डिटेल्स दिया गया है, वो आप एक बार पढ़ लें, वही बेटर रहेगा। मैं सीधा आंसर डिस्कस करता हूँ। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आंसर को एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट से। तो यहाँ पर हम लोग को पर यूनिट का कॉस्ट पता होगा और नंबर ऑफ यूनिट कितना बनाए हैं वो भी पता होगा। जैसे देखिए प्रोडक्शन ऑफ पाइप का 12 लाख यूनिट बनाए हैं और पर यूनिट कितना लगा है वो नीचे वाले लाइन्स में लिखा हुआ है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल 60 पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस 10 पर यूनिट। इस तरह से हम लोग का पर यूनिट भी लिखा हुआ है। तो इसकी मदद से हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बना लेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना निकलेगा 12 लाख इंटू 60 पर यूनिट, तो निकल के आ गया 720 लाख। फिर इसी तरह से डायरेक्ट वेजेस भी निकालेंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। फिर फैक्ट्री ओवरहेड भी निकालेंगे, फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा। और सेल दिया हुआ है कि 12 लाख हम लोग सेल किए हैं और कितना में 100 रुपये पर यूनिट में, तो सेल भी मिल जाएगा। तो हम लोग का बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब हम लोग इस कॉस्ट शीट के बदौलत नेट वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। सबसे पहले करंट एसेट्स लिखते हैं, रॉ मटेरियल स्टॉक। अब जो 720 लाख हम लोग निकाले थे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये था 12 मंथ के लिए, लेकिन रॉ मटेरियल को होल्डिंग पीरियड कितना है 1 मंथ, तो इंटू 1 कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को रॉ मटेरियल स्टॉक। अब WIP स्टॉक निकालना है, तो WIP स्टॉक में क्या क्या यूज़ होता है, एक रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और कन्वर्जन कॉस्ट, वो दोनों कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले कि रॉ मटेरियल कंज्यूम किए 720 लाख, तो ये 720 लाख जो किए हैं वो 12 मंथ के लिए किए हैं और कितना WIP का होल्डिंग पीरियड है 1 मंथ, तो इंटू 1 कर दिए। अब सिंस यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट तो 100% लग गया था, इसीलिए 100% से इंटू कर दिए। अब कन्वर्जन कॉस्ट जो भी WIP में लगा है उसको भी ऐड करेंगे। तो अब देखिए कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आता है, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट वेज लगा था 120 लाख और फैक्ट्री ओवरहेड लगा था 240 लाख, दोनों मिला के कन्वर्जन कॉस्ट लगा है 360 लाख। तो ये 360 लाख तो 12 मंथ के लिए लगा है, हम लोगों का WIP होल्डिंग पीरियड 1 है, तो इंटू 1 कर देंगे। और ये 50% कन्वर्जन कॉस्ट हुआ है, तो इसीलिए 50% से इसको इंटू कर देंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50% था कन्वर्जन कॉस्ट से रिलेटेड, इसीलिए इसको भी ऐड कर दिया, तो WIP स्टॉक मिल गया। FG स्टॉक भी हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। FG स्टॉक के लिए हम लोग फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट को देखते हैं, तो फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट जितना है 1080 लैक्स, ये तो 12 मंथ के लिए है और FG का होल्डिंग पीरियड है 2 मंथ्स, तो 2 मंथ से इंटू कर दिए तो मिल गया हम लोग का FG स्टॉक। अब डेटर की बात करें तो डेटर का टाइम लगेगा 2 मंथ, तो हम लोग देखते हैं कि क्रेडिट सेल हम लोग कितना किए हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि क्रेडिट सेल कितना हुआ है, तो जितना भी सेल है हम लोग समझ लेंगे यही क्रेडिट सेल होगा। तो 1200 क्रेडिट सेल हो गया 1200 लाख, तो ये 12 मंथ के लिए है, तो 2 मंथ के लिए निकाल दिए तो डेटर निकल के आ गया। करंट लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ क्रेडिटर है और आउटस्टैंडिंग वेजेस है। क्रेडिटर का जो टाइम लैग है वो है 1 मंथ, तो देखते हैं जितना परचेज किए हैं वो 12 मंथ के लिए किए होंगे, तो 1 मंथ के लिए कितना किए होंगे निकाल देंगे क्रेडिटर्स। अब यहाँ पर परचेज दिया नहीं है लेकिन रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है, और हम लोग यही अज्यूम करते हैं कि जो जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है वही परचेज हुआ होगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है 720 लाख, तो 720 लाख अगर 12 मंथ के लिए है तो 1 मंथ के लिए कितना होगा 60 लाख, निकल के आ गया क्रेडिटर्स। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस की बात करें तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हम लोग का 120 लाख हुआ था, लेकिन ये 12 मंथ के लिए हुआ था। और हम लोगों का जो भी आउटस्टैंडिंग वेज है वो 1 मंथ के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में कि वेजेस आर पेड इन द नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ एक्रूवल। जिस बार एक्रूवल होता है उसके अगले मंथ में पे करते हैं, तो 1 मंथ का टाइम लैग बच जाता है, इसीलिए 1 मंथ से इंटू किया, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी निकल के आ गया। यहाँ पर आपको करंट एसेट सारा मिल गया, करंट लायबिलिटी सारा मिल गया, लेस कर दीजिए नेट वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा, और यही तो निकालना था हम लोगों को। अब इस सवाल को देखें तो इस सवाल में आपको कुछ डिटेल दे दिया गया है, जैसे सेल दिया है, मटेरियल कंज्यूम दिया है, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड 100% वेरिएबल, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 100% वेरिएबल, सेलिंग ओवरहेड। फिर बोलता है कि कंपनी फॉरकास्ट करना चाहता है वर्किंग कैपिटल को, और ये एंटिसिपेट करता है कि सेल 100% से बढ़ जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस जो होगा वो 150 लाख होगा, और स्टॉक होल्डिंग नेक्स्ट ईयर का कितना होगा, रॉ मटेरियल के लिए 2.5 मंथ्स, WIP के लिए 1 मंथ, फिनिश्ड गुड के लिए हाफ मंथ, और बुक डेट्स यानी डेटर्स के लिए 1.5 मंथ्स। फिर कहता है कि क्रेडिटर्स के लिए लैग इन पेमेंट कितना होगा 3 मंथ, वेजेस के लिए 1 मंथ, और फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड के लिए हाफ मंथ। हम लोगों को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है। सबसे पहले हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हम लोग को सब कुछ मालूम है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम जो है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि सेल डबल हो रहा है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम जितना करते हैं वो भी डबल हो जाएगा, तो 150 इंटू 2 300 हो जाएगा। डायरेक्ट वेजेस भी डबल हो जाएगा, तो वो भी हम लोगों ने लिख दिया डबल, तो प्राइम कॉस्ट भी डबल हो जाएगा। अब हम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड देखना है, तो फैक्ट्री ओवरहेड बोला था 100% वेरिएबल है, तो 100% वेरिएबल है तो ये भी डबल हो जाएगा, तो ये इसको भी 2 से इंटू कर दिए, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ना है, तो ये भी अगर वेरिएबल है तो ये भी जोड़ डबल हो जाएगा, तो 60 इंटू 2 तो 120 लाख हो जाएगा। अब सेलिंग एक्सपेंसेस हम लोगों
को क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हम लोग वैसी को लेंगे 150 लाख, तो 150 लाख उसके लिखे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो टोटल कॉस्ट निकल के आया। अब हम लोग को सेल दिया हुआ है कि सेल कितना हुआ था 450 का डबल, तो 450 का डबल 900, तो इस तरह से हम लोग का प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब हम लोग को नेट वर्किंग कैपिटल निकालना था, तो करंट एसेट्स निकालते हैं, करंट लाइबिलिटीज निकालते हैं, फिर नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। करंट एसेट्स को शुरुआत करते हैं रॉ मटेरियल स्टॉक से। हम लोग को मालूम है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है 300 लाख, और ये तो 12 मंथ के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड कितना था 2.5, तो इंटू कर देंगे 2.5, निकल कर जाएगा रॉ मटेरियल स्टॉक। उसी तरह से डब्ल्यू करें, डब्ल्यू में हम लोग दो चीज़ कंसिडर करते हैं, पहला कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और दूसरा कन्वर्जन कॉस्ट। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम 300 लाख हुआ था, तो 300 लाख अगर 12 मंथ के लिए हुआ है तो एक मंथ के लिए कितना हुआ है, और सिंस ये मटेरियल के रिस्पेक्ट में 100% यूज़ हो गया था, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% था, तो 100% से इंटू कर दिए। अब और ऐड करते हैं इसमें कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट वेजेस है 60 लाख और फैक्ट्री ओवरहेड है 120 लाख, दोनों मिला के 180 लाख। तो ये जो 180 लाख का कन्वर्जन कॉस्ट है ये 12 मंथ के लिए है, लेकिन डब्ल्यू स्टॉक का होल्डिंग पीरियड कितना है 1 मंथ, तो 180/12 इंटू 1। अब देखने वाली बात है कि यहाँ डिग्री ऑफ कंप्लीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट 50% था, तो इसीलिए इंटू कर दिए 50% से, तो डब्ल्यू स्टॉक भी मिल गया। अब एफ स्टॉक कैसे निकालते हैं, जो फैक्ट्री कॉस्ट है उसी को बेसिस पे लेके बनाते हैं। तो 480 लाख ये अगर 12 मंथ के लिए है, तो हाफ मंथ के लिए कितना होगा 20 लाख। अब बारी आता है डेटर्स निकालने का। अब हम लोगों को मालूम नहीं है कि कितना क्रेडिट सेल हुआ था, तो जितना भी सेल हुआ है मान लेंगे यही क्रेडिट सेल है, तो 900 लाख की क्रेडिट सेल हुआ है, तो ये तो 12 मंथ के लिए हुआ है, तो डेटर का पीरियड कितना है, कलेक्शन पीरियड 1.5 मंथ, तो 900/12 मंथ इंटू 1.5 मंथ निकल के आ गया। अब करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स देखते हैं। बोला था कि क्रेडिटर्स का लैग इन पेमेंट है 3 मंथ, तो टोटल परचेज कितना किए हैं, जितना कंज्यूम किए होंगे वही परचेज किए होंगे, यही तो हम लोग का अजम्पशन है। तो कितना कंज्यूम किए हैं 300 लाख, या 300 लाख किए हैं, या तो 12 मंथ में किए होंगे, तो 3 मंथ के लिए कितना किए हैं, तो 300/12 इंटू 3 निकल के आगे क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग वेजेस की बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस में कितना लेट होने वाला है पेमेंट के लिए 1 मंथ, तो हम लोग का डायरेक्ट वेजेस कितना था 60 लाख, 60 लाख तो 12 मंथ के लिए है, तो 1 मंथ के लिए कितना होगा 5 लाख। उसी प्रकार से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी निकाले हम लोग, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्ट्री ओवरहेड तीनों निकाले। इस तरह से हम लोगों का करंट लाइबिलिटीज़ भी आ गया। इसके बाद हम लोग करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ कर दिए और हम लोगों को मिल गया नेट वर्किंग कैपिटल। इस सवाल में कहता है कि रॉयल इंडस्ट्रीज़ का जो मैनेजमेंट है उसको वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट चाहिए। वो 1,80,000 यूनिट बनाने वाला है और कॉस्ट पर यूनिट कितना लगने वाला है वो बता दिया है। रॉ मटेरियल के लिए 20 रुपीज़ पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर के लिए 5 रुपीज़ पर यूनिट, और इसी तरह से दे दिया है ओवरहेड का भी और प्रॉफिट का भी। फिर कहता है कि मिनिमम डिजायर्ड कैश बैलेंस है 20,000। रॉ मटेरियल का जो होल्डिंग पीरियड है वो एवरेज में 2 मंथ है। फिर डब्ल्यू का 50% कंप्लीसन स्टेज में है, मटेरियल्स को लेकर के, लेबर को लेकर के, ओवरहेड को लेकर के, और ये हाफ अ मंथ प्रोडक्शन साइकिल है इसका। फिर कहता है कि एफ स्टॉक को हम लोग वेयर हाउस में ऑन एन एवरेज 1 मंथ के लिए रख देते हैं। डेटर्स को हम लोग 2 मंथ का क्रेडिट देते हैं, और कैश सेल जो है वो 20% ऑफ द टोटल सेल है। इसका मतलब जो क्रेडिट सेल होगा वो 80% ऑफ टोटल सेल होगा। फिर कहता है टाइम लैग इन वेजेस 1 मंथ है, और ओवरहेड में जो टाइम लैग है वो है हाफ मंथ। फिर इन सभी फैक्ट को देखते हुए आपको वर्किंग कैपिटल नीड्स का स्टेटमेंट बनाना है, तो नेट वर्किंग कैपिटल बनाना है। और अब बनाना है तो कैश कॉस्ट के बेसिस पे बनाना है। कैश कॉस्ट में क्या होता है, कैश कॉस्ट में बस इतना सा फ़र्क है कि पहले तो इसमें डेप्रिसिएशन को हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को मानते ही नहीं है। पहले क्या होता था कि फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड करके लिखते थे, लेकिन यहाँ पर कैश कॉस्ट में डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देते हैं। पहला डिफरेंस ये है, और दूसरा डिफरेंस ये है कि डेटर्स के लिए जब हम लोग टोटल क्रेडिट सेल देखते थे ना, अब हम लोग वहाँ पर टोटल कॉस्ट देखेंगे, बस यही अंतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 1,80,000 यूनिट इंटू 20 रुपीज़ पर यूनिट मिल गया। डायरेक्ट वेजेस 1,80,000 यूनिट इंटू 5 रुपये पर यूनिट मिल गया। प्राइम कॉस्ट। अब फैक्ट्री ओवरहेड, अब फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालेंगे, 1,80,000 यूनिट इंटू ₹10 पर यूनिट। अब क्वेश्चन में लिखा था कि 15 पर यूनिट करके यूज़ हो रहा है ओवरहेड, लेकिन उसमें से 5 जो है डिप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन को हटा देंगे, तो 10 रुपये से इंटू कर देंगे हम लोग 1,80,000 यूनिट को, तो मिल जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद हम लोग को फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट या टोटल कॉस्ट भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट और सेल्स लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेल का कोई रिलेवेंस ही नहीं है ना। हम लोग तो टोटल कॉस्ट से डेटर्स का वैल्यू निकालने वाले हैं, क्योंकि कैश कॉस्ट बेसिस पे हम लोग बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल स्टॉक को लिखते हैं। हम लोग कितना कंज्यूम किए हैं 36 लाख, तो 36 लाख यूज़ किए हैं 12 मंथ के लिए, तो 2 मंथ के लिए कितना होगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड 2 मंथ है, तो इस तरह से निकल गया रॉ मटेरियल स्टॉक।
अब कैश तो दिया वही है 20,000, तो कैश हम लोगों ने लिख दिया 20,000। अब WIP स्टॉक में हम लोग दो चीज़ कंसिडर करते हैं। पहला चीज़ कंसिडर करते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और दूसरा कन्वर्जन कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 36 लाख, ये 12 मंथ के लिए हुआ है, तो हम लोग को निकालना है 0.5 मंथ के लिए, क्योंकि 0.5 मंथ ही प्रोडक्शन साइकिल बोला था क्वेश्चन में। अब इंटू कर देंगे 50%, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि मटेरियल के रिस्पेक्ट में WIP 50% ही कंप्लीट हुआ है, तो 50% प्लस कर देंगे। फिर ऐड करेंगे हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट कितना हुआ था, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देंगे तो कन्वर्जन कॉस्ट निकल के आ जाएगा 27 लाख। तो 27 लाख 12 मंथ के लिए है, तो हाफ मंथ के लिए कितना होगा, और इंटू कर देंगे 50%, क्योंकि डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50% ही है WIP के केस में। तो इस तरह से WIP मिलेगा। FG स्टॉक भी इसी तरह निकलेगा, जैसे फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट है या टोटल कॉस्ट है, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग नंबर ऑफ मंथ 12 और इंटू कर देंगे 1 मंथ से, तो मिल जाएगा FG स्टॉक। अब डेटर्स की बात करें तो डेटर में बोल रहा था कि 2 मंथ का क्रेडिट देते हैं और 20% जो है कैश सेल होता है, तो इसका मतलब 80% जो होगा वो क्रेडिट सेल होगा। तो यहाँ पर कैश कॉस्ट के बेसिस पे बना रहे हैं, तो कॉस्ट नहीं लेंगे, सॉरी सेल नहीं लेंगे, कॉस्ट लेंगे, टोटल कॉस्ट लेंगे। तो टोटल कॉस्ट का 80% हम लोगों का 12 मंथ्स के लिए है, तो 2 मंथ के लिए कितना होगा निकल के आ जाएगा। फिर करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो स्टार्ट करते हैं क्रेडिटर्स से। क्रेडिटर्स का क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सप्लाई ऑफ मटेरियल्स एक्सटेंड्स ए मंथ क्रेडिट, यानी कि क्रेडिटर से हम लोग को 1 मंथ का क्रेडिट मिलता है। तो टोटल क्रेडिटर्स कितना होगा, जितना क्रेडिट परचेज किए हैं वो 12 मंथ के लिए किए होंगे, तो हम लोग 1 मंथ के लिए निकाल लेंगे, वही क्रेडिटर्स निकल के आ जाएगा। अब हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय 12 इंटू जितना होल्डिंग पीरियड है उतना मंथ को इंटू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किए हैं वही परचेज भी किए होंगे। तो कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किए हैं 36 लाख, तो यही अज्यूम कर लेंगे कि यही परचेज है, यही क्रेडिट परचेज है। तो 36 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 1 मंथ का टाइम लैग, तो इंटू कर दिए तो निकल के आ गया हम लोगों का। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा था कि वेजेस का जो पेमेंट हम लोग करते हैं वो 1 मंथ का डिले में करते हैं, और ओवरहेड के केस में आधा मंथ का डिले में करते हैं। तो उसी तरह से निकालेंगे। वेजेस में है 9 लाख हम लोग यूज़ किए हैं वेजेस, तो 9 लाख अगर 12 मंथ के लिए है तो 1 मंथ के लिए कितना होगा। और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड में देखें तो 18 लाख हम लोग आउटस्टैंडिंग ओवरहेड लगा है 12 मंथ में, तो हाफ मंथ के लिए कितना लगेगा निकाल देंगे। तो हम लोग को करंट लायबिलिटीज़ भी टोटल निकल के आ गया, करंट एसेट भी टोटल निकल के आ गया था, तो आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। ये सवाल पिछले सवाल से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। सारा क्वेश्चन का डेटा आपको सीधा सीधा दे दिया गया है और आपको कैश कॉस्ट के बेसिस पे बनाना है। अगर आपको बोलता नहीं है कि कैश कॉस्ट के बेसिस पे बनाना है या नहीं बनाना है, तो हम लोग ऑलवेज रिकमेंडेड यही होता है कि कैश कॉस्ट के बेसिस पे बनाएं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन 18 पर यूनिट है फैक्ट्री ओवरहेड में, तो इसका मतलब कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि कैश कॉस्ट के बेसिस पे बनाओ, तो हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे, जिसमें कि पर यूनिट कितना हुआ है वो बताया गया है, और टोटल 78,000 यूनिट बना रहे हैं वही बताया गया है। नेटवर्किंग की बात करते हैं, नेटवर्किंग कैपिटल के बारे में भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सारा डिटेल्स दे दिया गया है। सारा क्वेश्चन का डिटेल डायरेक्टली दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को मैं रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को पॉज करें और आप इस क्वेश्चन आंसर को देख लें, इसमें कोई भी नया पॉइंट नहीं था। इस क्वेश्चन में STL लिमिटेड का डिटेल दिया गया है, हम लोग को वर्किंग कैपिटल निकालना है। तो कहता है कि 54,000 यूनिट हम लोग शर्ट प्रोड्यूस करते हैं, शेयर प्राइस पर यूनिट है 200, ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन साइकिल है 1 मंथ, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हेल्ड फॉर 2 मंथ कंजम्पशन, फिनिश्ड गुड स्टॉक हेल्ड फॉर 1 मंथ, डेटर्स को क्रेडिट अलाउ किया है 1.5 मंथ का, और क्रेडिटर्स हम लोग को क्रेडिट अलाउ किया है 1 मंथ का। वेजेस को पे करते हैं इन नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ एक्रूवल। फिर कहता है कि वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो 50% का डिग्री ऑफ कंप्लीशन के साथ कंप्लीट हुआ है वेजेस एंड ओवरहेड को रिस्पेक्ट में। अब अगला लाइन कहता है कि रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेल प्राइस आर रॉ मटेरियल 60%, डायरेक्ट वेजेस 10%, ओवरहेड 20%। इसका क्या मतलब होता है, रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेल्स, इसका मतलब कि रॉ मटेरियल जो 60% है ना, ये 60% ऑफ सेल प्राइस पर यूनिट है। फिर डायरेक्ट वेजेस जो 10% है ना, ये 10% ऑफ सेल प्राइस पर यूनिट है। इसका मतलब कि 10% ऑफ सेल प्राइस, तो 200 का 10% होता है 20, तो डायरेक्ट वेजेस है 20 रुपी पर यूनिट, और ओवरहेड 20% है, तो ओवरहेड है 20% ऑफ 200, यानी कि 40 रुपीज़ पर यूनिट। तो जो हम लोग को नहीं दिया था ना पर यूनिट का खर्चा, तो पर यूनिट का खर्चा इनडायरेक्टली दिया है, सेल का परसेंटेज में दे दिया है, तो कोई बात नहीं निकाल लेंगे। फिर कहता है कि कैश को मेंटेन करना है हम लोग को 40% ऑफ करंट लाइबिलिटीज़। इसके एडिशनल में कहता है कि सेफ्टी मार्जिन रखना है 15% का। तो चलिए हम लोग को निकालते हैं। तो क्वेश्चन से हम लोग ये जान गए थे कि रॉ मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड का पर यूनिट कितना कॉस्ट लग रहा है। तो जैसे ही हम लोग ये मिल गया था, तो हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट आराम से बना दिए।
जैसे ही एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बना लिए, अब हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल बनाएंगे। तो नेट वर्किंग कैपिटल भी बहुत आसान है क्योंकि सारा डिटेल दिया हुआ ही है। एक पॉइंट यहाँ पर यूनिक था जो कि हम लोगों को पर यूनिट का कॉस्ट नहीं दिया था, तो पर यूनिट का कॉस्ट हम लोग देख लिए। द रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेल प्राइस आर रॉ मटेरियल 60%, डायरेक्ट वेजेस 10% एंड ओवरहेड 20%। इसका मतलब कि ये सेल का परसेंटेज दिया था, तो इससे हम लोग का पर यूनिट का कितना कॉस्ट पड़ेगा ये निकाल लिए। बस यही पॉइंट यूनिक था, बाकी ये क्वेश्चन सेम टू सेम है। मैं यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ कि आप इस वीडियो को रोकें और इस क्वेश्चन आंसर को एक बार आप देख लें। इस सवाल को देखे थे, ये सवाल पिछले सवाल से बहुत सिमिलर है, बहुत ज़्यादा ही सिमिलर है। तो इस सवाल को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस सवाल को आप एक बार देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। सबसे पहले कहता है कि स्टेला गारमेंट कंपनी लिमिटेड प्रोडक्शन करता है 15 लाख यूनिट का और कॉस्ट टू सेल प्राइस का रेशियो दिया हुआ है। कॉस्ट टू सेल प्राइस का रेशियो दिया है कि रॉ मटेरियल 40%, डायरेक्ट वेजेस 20% और ओवरहेड 20%। इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस का 40% जो ही प्राइस निकल के आएगा वो रॉ मटेरियल का प्राइस होगा, 20% डायरेक्ट वेजेस का प्राइस होगा और 20% ओवरहेड का प्राइस होगा। तो कहीं पर तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया होगा, तो नीचे में देखेंगे तो आपको दिया हुआ सेलिंग प्राइस इज 10 रुपीज़ पर यूनिट। तो 10 रुपीज़ पर यूनिट अगर सेलिंग प्राइस है तो उसका 40% होगा डायरेक्ट मटेरियल का, 20% होगा डायरेक्ट वेजेस का और 20% होगा ओवरहेड का। तो पर यूनिट हम लोग का सारा खर्चा मिल गया। तो इससे हम लोग का एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट आराम से निकल जाएगा। फिर आगे आपको होल्डिंग पीरियड का इन्फॉर्मेशन देता है। बोलता है रॉ मटेरियल को होल्ड करते हैं हम लोग 3 मंथ के लिए। फिर कहता है कि वर्क इन प्रोग्रेस में जो प्रोडक्शन साइकिल है वो है 2 मंथ्स। और फिर कहता है कि जो वेजेस है और ओवरहेड है वो 50% कंप्लीट होता है और रॉ मटेरियल 100% कंप्लीट होता है, यानी डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे दिया है। फिर कहता है कि फिनिश्ड गुड जो बन जाता है उसको वेयर हाउस में हम लोग 3 मंथ के लिए रखते हैं, यानी कि होल्डिंग पीरियड 3 मंथ है। क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर 4 मंथ है और क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 3 मंथ है। फिर आपको बोल रहा है कि 2 लाख का कैश हम लोगों को मेंटेन करना है। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ है और लैग इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस हाफ मंथ है। सेलिंग प्राइस 10 रुपये पर यूनिट, वो मैंने बताया ही। और फिर कहता है आपको प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी 10% का बनाना पड़ेगा एक्सेप्ट कैश। और आपको निकालने बोला है वर्किंग कैपिटल। तो चलिए हम लोग देखते हैं। याद रखिएगा कि ये जो भी हम लोग वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हैं ये हम लोग को कैश कॉस्ट का बेसिस पे निकालना है। अब सॉल्यूशन को देखें तो सॉल्यूशन में सबसे पहले एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के लिए हम लोग को नंबर ऑफ़ यूनिट जितना बनाया है वो पता है, 15 लाख यूनिट बनाया है और पर यूनिट कितना खर्चा लग रहा है वो भी बताया है। वो कैसे बताया है, जब रॉ मटेरियल डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड का कॉस्ट टू सेल रेशियो बताया था तब हम लोग समझ गए थे, निकाल भी लिए थे कि अगर रॉ मटेरियल 40% है तो 40% ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल के आएगा रॉ मटेरियल का प्राइस पर यूनिट। अगर डायरेक्ट वेजेस का पर यूनिट प्राइस ढूंढना चाहते हैं तो सेलिंग प्राइस का 20% यानी 10 रुपये का 20% 2 रुपये, तो 2 रुपये पर यूनिट हो जाएगा डायरेक्ट वेजेस का प्राइस। उसी तरह से ओवरहेड का भी निकाल लेंगे। तो जैसे ही हम लोग का ये मिल गया वैसे हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बना लिए। और पिछले क्वेश्चन में जिस तरह से हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल निकाल रहे थे उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी नेट वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे। कुछ भी यहाँ बदलाव नहीं है, बस एक बदलाव है कि हम लोग को यहाँ पर प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी देना पड़ेगा 10% का। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि मेक ए प्रोविजन ऑफ 10% फॉर कंटिजेंसी एक्सेप्ट कैश। तो कैश को नहीं लेकर के हम लोग को प्रोवाइड करना है कंटिजेंसी 10%। तो कैश तो 2 लाख है, तो 69,50,000 में 2 लाख को पहले हटा देंगे और हटाने के बाद 10% उसका प्रोविज़न ले लेंगे। बस प्रोविज़न को ऐड करेंगे, बस यही तो हम लोगों को चाहिए था। बाकी सेम टू सेम है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लें। और एक बात यहाँ ध्यान देने वाली थी कि जब हम लोग डेटर्स निकालेंगे तो हम लोग टोटल कॉस्ट के बेसिस पे डेटर्स निकालेंगे, क्योंकि हम लोग कैश कॉस्ट सोच करके ये बना रहे हैं वर्किंग कैपिटल। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये जो सवाल है ये सवाल थोड़ा हटके है क्योंकि यहाँ पर डिटेल तो आपको दिया गया है लेकिन थोड़ा यूनिक वे में। चलिए इसको पढ़ते हैं पेशेंस से। सबसे पहले बोल रहा है कि सेल एट 2 मंथ्स क्रेडिट 18 लाख। सेल 18 लाख है लेकिन 2 मंथ का क्रेडिट पे है, इसका मतलब कि डेटर को हम लोग 2 मंथ का क्रेडिट देते हैं। फिर कहता है कि मटेरियल कंज्यूम्ड सप्लायर एक्सटेंड 2 मंथ क्रेडिट 4.5 लाख। मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है 4.5 लाख, लेकिन सप्लायर हम लोगों को 2 मंथ का क्रेडिट दिया है, यानी कि क्रेडिटर का क्रेडिट पीरियड कितना है 2 मंथ का। वेजेस पेड है लेकिन मंथली इन अरियर है कि 1 महीना का अगले मंथ में देते हैं, 1 महीना का अगले मंथ में देते हैं। कितना है 3,60,000। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है 40,000। और कैश एक्सपेंसेस जो है वो 1 मंथ इन अरियर चलता है, मतलब कि इस मंथ का अगले मंथ में देते हैं, 1 मंथ का अरियर चलता है। फिर टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,20,000 है और सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस पेड क्वार्टरली इन एडवांस, एडवांस में ही पे कर देते हैं क्वार्टरली,
और 60,000 है सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस। फिर आगे बोलता है कि होल्डिंग पीरियड है रॉ मटेरियल का 1 मंथ और फिनिश गुड का भी 1 मंथ, और 1 लाख कैश रखना चाहता है ये हमेशा। तो 15% का सेफ्टी मार्जिन के साथ आपको निकालना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, और WIP को इग्नोर करने बोलता है, तो बड़ा अच्छा बात है। तो चलिए बनाते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है 4.5 लाख, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 3,60,000, निकल के आ गया प्राइम कॉस्ट। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ते हैं, तो वो दिया हुआ है 40,000, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर है, यानी कि 1 महीना का बचा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 40,000। तो अगर 40,000 1 मंथ का है तो 12 मंथ का कितना होगा, 40,000 इंटू 12, 4,80,000। इसको ऐड कर दिया तो वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। इसमें ऐड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस जो दिया हुआ है 1,20,000 और 60,000, तो टोटल कॉस्ट आ गया। अब हम लोग कैश कॉस्ट बेसिस पे बना रहे हैं तो टोटल कॉस्ट तक ही रहने देंगे क्योंकि सेल का ज़रूरत है नहीं। अब हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले करंट एसेट रॉ मटेरियल स्टॉक निकाल लेंगे 4.5 लाख बाय 12 इंटू 1। FG स्टॉक भी निकाल लेंगे, 1 मंथ के लिए बोला था होल्डिंग पीरियड है, तो 12,90,000 जो कि वर्क कॉस्ट है, डिवाइड बाय 12 इंटू 1। कैश बोला था 1 लाख रखना है, रख दिए। डेटर बढ़ता 2,45,000 होगा। कैसे? क्योंकि जो कॉस्ट है 14,70,000, ये तो 12 मंथ के लिए है, तो 2 मंथ के लिए कितना होगा, जितना होगा वही होगा डेटर 2,45,000। अब प्रीपेड सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस, देखिए अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में बोला था कि 60,000 का सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस है जो कि हम लोग क्वार्टरली एडवांस में पे कर देते हैं। तो इसका मतलब कि 1 क्वार्टर का एडवांस में पे कर दिए होंगे, तो 1 क्वार्टर यानी कि 3 मंथ, तो 60,000 बाय 12 इंटू 3 मंथ निकल गया 15,000। अब बारी आता है करंट लाइबिलिटीज़ का, तो क्रेडिटर्स से हम लोगों को 2 मंथ का एक्सटेंशन मिला था, 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड हम लोग को मिला था। तो अगर 4.5 लाख टोटल मटेरियल कंज्यूम है तो यही परचेज किए होंगे, तो ये अगर 12 मंथ का है तो 2 मंथ का कितना होगा, 75,000 निकल के आ गया। अब वेजेस को हम लोग 1 मंथ डिले से पे करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना होगा, अगर टोटल 3,60,000 है वेजेस, तो ये तो 12 मंथ के लिए है, तो 1 मंथ के लिए कितना हुआ, 30,000। उसी प्रकार से आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी हम लोग निकालें। कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी 1 महीना बाद देते हैं, तो अगर 1,20,000 एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है तो ये तो 12 मंथ के लिए है, तो 1 मंथ के लिए कितना होगा, आ गया। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तो दिया हुआ ही था डायरेक्टली कि 40,000 आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसको भी लिख दिए। तो करंट एसेट आ गया, करंट लाइबिलिटीज आ गया, दोनों को लेस कर दिए तो नेट वर्किंग कैपिटल आ गया। सेफ्टी मार्जिन 15% का ऐड करना था, तो 15% का ऐड कर दिए हम लोग, तो आ गया आंसर। इस सवाल में कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या था कि डोमेस्टिक सेल हुआ है 24 लैक्स और 1 मंथ का क्रेडिट मिल देते हैं हम लोग। फिर एक्सपोर्ट का सेल हुआ है 10,80,000, लेकिन ये 10% प्राइस कम में है, यानी कि ये 90% ही है, 100% तो 12 लाख हो जाएगा। फिर आगे कहता है कि मटेरियल जो कि यूज़ किए हैं वो 9 लाख का यूज़ किए हैं, यानी कि 9 लाख का कंज्यूम किए हैं, और सप्लायर हम लोगों को 2 मंथ का क्रेडिट प्रोवाइड कराता है, यानी क्रेडिटर से हम लोग को 2 मंथ का क्रेडिट मिलता है। फिर लैग इन पेमेंट वेजेस का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का दिया हुआ है। सेल प्रमोशन एक्सपेंस जो है वो हम लोग क्वार्टरली पे करते हैं एडवांस में, वो भी दिया गया है 1.5 लाख। फिर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 20%। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको होल्डिंग पीरियड के बारे में बताया है। रॉ मटेरियल को होल्ड करते हैं 1 मंथ और फिनिश गुड को भी 1 मंथ, और कैश रखना चाहते हैं 2.5 लाख, इंक्लूडिंग ओवर ड्राफ्ट लिमिट ऑफ 75,000 नॉट येट यूटिलाइज बाय द कंपनी। मतलब कि उसको कैश रखना है 2.5 लाख का, और उसको एक ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी जो मिलता है 75,000 को, इसको इंक्लूड करके, यानी कि 2.5 लाख नहीं रखना है, 75,000 तो वो ओवर ड्राफ्ट ले लेगा और बाकी जो बचा वो उसको कैश रखेगा। फिर आगे कहता है कि कंटिजेंसीज के लिए 12% मार्जिन वो रखने वाला है, यानी सेफ्टी मार्जिन 12% होगा। आपको वर्किंग कैपिटल निकालना है। तो अब तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया है, सबसे पहले एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाते थे। यहाँ कॉस्ट शीट बनाने के लिए कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कुछ दिया हुआ ही नहीं है पर यूनिट का कितना खर्चा हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम या डायरेक्ट वेजेस, वैसा कुछ दिया हुआ ही नहीं है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो निकालना ही पड़ेगा, तभी हम लोग डेटर का वैल्यू निकाल पाएंगे और भी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग टोटल कॉस्ट निकालना ज़रूरी है, लेकिन दिया हुआ तो है नहीं, तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव है, उससे निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को सेल पता है कि 24 लाख और 12 लाख सेल है। 12 लाख कैसे, 24 लाख है तो सेल है, और एक्सपोर्ट में जो सेल है वो 90% ही है। कोई क्वेश्चन बोला था कि 10% कम में प्राइस करके बोल रहे हैं, तो अगर 90% है तो 100% कितना होगा, 12 लाख। तो एक्चुअली में डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में सेल है 24 लाख और 12 लाख। तो सेल से हम लोग को क्या पता चलेगा, सेल से हम लोग को COGS पता चलेगा। अब यहाँ पर बोला था कि ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, तो COGS 80% होगा, तो 80% ऑफ सेल COGS निकल के आ गया। और एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग
एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल के आएगा। COGS मिल गया और बाकी जो बचा एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड उसको जोड़ देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है हम लोगों के पास, उसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा डोमेस्टिक में भी और एक्सपोर्ट में भी, क्योंकि हम लोग को एक साथ पता है कि कितना एडमिनिस्ट्रेशन लगा है, कितना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लगा है, लेकिन हम लोग को डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। तो कौन सा बेसिस पे हम लोग डिवाइड करेंगे? जिस बेसिस पे सेल हुआ है, 2:1 का बेसिस पे सेल हुआ है 24 लाख और 12 लाख, तो उसी प्रकार से हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को 2:1 का रेशियो में बांट देंगे, तो हम लोग को टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। जैसे टोटल कॉस्ट पता चल गया, यही तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव था। बस यही पॉइंट इसमें यूनिक था, बाकी सारा कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम है। करंट एसेट बनाएंगे, करंट लाइबिलिटीज बनाएंगे, लेस कर देंगे, नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, सेफ्टी मार्जिन ऐड कर देंगे 12% का। चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टॉक, हम लोग को बोला था कि मटेरियल हम लोग कितना यूज़ किए हैं, 9 लाख। अगर 9 लाख 12 मंथ के लिए है तो रॉ मटेरियल को होल्डिंग पीरियड तो 1 मंथ है, तो 9 लाख बाय 12 इंटू 1 निकल के आ गया। फिर कैश बैलेंस बोला था कि हम लोग को 2.5 लाख मेंटेन करना है, जिसमें से कि 75,000 हम लोग का ओवरड्राफ्ट लिमिट है, तो 2.5 लाख माइनस 75,000, 1,75,000 हम लोग को एडिशनली कैश रखना पड़ेगा। उसके बाद डेटर दो तरह का हो गया, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट। तो डोमेस्टिक अपने निकालते हैं डेटर। अब सिंस हम लोग कैश कॉस्ट बेसिस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रेडिट सेल नहीं देखेंगे, टोटल कॉस्ट देखेंगे। तो टोटल कॉस्ट डोमेस्टिक का है 21,80,000, तो 21,80,000 अगर 12 मंथ का है तो 1 मंथ का कितना होगा, निकल के आ गया। उसी प्रकार से डेटर का एक्सपोर्ट का देखेंगे। यहाँ पर जो हम लोगों का टोटल कॉस्ट था 10,90,000 था, तो ये अगर 12 मंथ के लिए है तो 3 मंथ के लिए कितना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि एक्सपोर्ट एट 3 मंथ क्रेडिट। जो हम लोग डोमेस्टिक सेल किया था उसमें 1 मंथ का क्रेडिट दिए थे, लेकिन जो एक्सपोर्ट किए हैं उसमें 3 मंथ का क्रेडिट दिए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो डेटर एक्सपोर्ट का निकाले वैल्यू उसमें 3 से गुना किए हैं, 3 मंथ का। अब हम लोग को FG स्टॉक का वैल्यू निकालना है। पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, पहले फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट डिवाइड बाय 12 इंटू होल्डिंग पीरियड करते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ पता नहीं कि फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग COGS को लेंगे। तो COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जितना है उसको डिवाइड कर देंगे 12 से और इंटू कर देंगे जितना होल्डिंग पीरियड है। तो वही हम लोग यहाँ पर किए, 19,20,000 प्लस 9,60,000 को ऐड कर दिए बाय 12 इंटू 1। आ गया हम लोग का FG स्टॉक। अब करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो स्टार्ट करते हैं क्रेडिटर से। तो क्रेडिटर से हम लोगों को 2 मंथ का क्रेडिट मिला था, तो क्रेडिटर यानी कि परचेज कितना किए हैं, जितना कंज्यूम किए होंगे उतना ही तो परचेज किए होंगे। तो 9 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 2 मंथ का क्रेडिट। अब बचा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और वेजेस। तो ये सब हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह ही करे हैं क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन वर्ड टू वर्ड दिया हुआ है। सिंस हम लोगों को टैक्स भी देना था तो टैक्स पेबल भी हम लोग करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाएगा। बस हम लोग को मिल गया करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, नेट वर्किंग कैपिटल ऐड कर दिए, सेफ्टी मार्जिन। अब इस सवाल को देखते हैं, ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें डिटेल दिया गया है अमाउंट पर यूनिट रॉ मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में वेरिएबल का पर यूनिट कितना है और फिक्स्ड का कितना पर यूनिट है वो आपको दिया गया है। तो आपको याद होगा कि कॉस्ट में आप इसको किस तरह से यूज़ में लाते थे। फिक्स्ड कॉस्ट जो रहता था वो टोटल में सेम होता था और वेरिएबल कॉस्ट जो होता था वो पर यूनिट में सेम होता था। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करे होंगे। फिर कुछ डिटेल और दिया है, जैसे कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 मंथ कंजम्पशन, क्रेडिट अलाउेबल फॉर डेटर्स 1.5 month, credit allowable by creditors 4 month, lag in payment of wages 1 month, lag in payment of overhead half month, cash in hand and bank is expected to be 60,000 और provision for contingency आपको बनाना है 10% of working capital including that provision। तो including that provision थोड़ा सा हटके है, ये 10% आपको सीधा सीधे ऐड नहीं करना है, ये हम लोग देखेंगे। फिर आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का स्टेटमेंट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखते हैं और ऊपर में 2 लाइन छोड़ देते हैं, बाद में काम आएगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 20 रुपी पर यूनिट हुआ है और टोटल कितना यूनिट बना है 40,000, तो 20 इंटू 40,000 आ गया। डायरेक्ट वेजेस भी उसी तरह से निकाले 15 इंटू 40,000, प्राइम कॉस्ट आ गया। ऐड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है, तो फिक्स्ड टोटल में सेम होता है और जो वेरिएबल है वो पर यूनिट सेम होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल के लिए अलग ऐड करेंगे और फिक्स्ड के लिए अलग ऐड करेंगे। अगर वेरिएबल का देखेंगे तो 40,000 बना रहे हैं और 15 करके पड़ रहा है, तो 40,000 इंटू 15, लेकिन प्लस करना है फिक्स्ड। जो फिक्स्ड है वो फुल कैपेसिटी अगर 60,000 है तो 60,000 इंटू 10 ये होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ये तो आपका लगेगा ही लगेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2 चीज़ ऐड किए हैं, 40,000 इंटू 15 और 60,000 इंटू 10। मिल गया हम लोगों को फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, और यही मिल गया हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से हम लोग को लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG
अब ये यूनिक है। पहले जो क्वेश्चन करते थे उसमें हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी को लेस नहीं करते थे, लेकिन यहाँ कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि पहले जो हम लोग बनाते थे वो हम लोग एग्जिस्टिंग कंपनी का कॉस्ट शीट बनाते थे और वहाँ हम लोग ये अज्यूम करते थे कि ओपनिंग स्टॉक जो है और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बराबर है, और अगर बराबर है तो उसको ऐड करे लेस करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये न्यू कंपनी का हम लोग कॉस्ट शीट बना रहे हैं, तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं होगा लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो बहुत ज़्यादा होगा, तो बराबर तो होने से रहा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक किस तरह से लेस किए हैं देख लेते हैं। हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट को ही एफ का कॉस्ट मान लेते हैं, तो इसीलिए टोटल अगर 40,000 यूनिट बनाए हैं और उसका कॉस्ट लगा है 26 लाख, तो 26 लाख अगर 40,000 के लिए है तो 5,000 के लिए कितना होगा, क्योंकि 5,000 ही हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है, तो 5,000 के लिए निकल के आया, तो उसको लेस कर दिया तो COGS निकल के आ गया। ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसको भी हम लोग उसी तरह से निकाले जिस तरह से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड निकाले हैं, बस इसको भी ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल और टोटल कॉस्ट आ गया। एक बात मैं बताना भूल गया कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ मैंने 5,000 कैसे लिया। अब देखिए क्वेश्चन में कहा था कि 40,000 हम लोग बनाए हैं और 35,000 यूनिट बेच दिए हैं, तो 40,000 अगर बनाए होंगे और 35,000 बेच दिए होंगे तो 5,000 जो बचा होगा वही तो क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के ऊपर 2 लाइन छोड़ दिया था। वो क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि हम लोग को यहाँ पर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल निकालना पड़ेगा। क्यों क्यों निकालना ज़रूरी है? पहले तो नहीं निकालते थे। पहले इसलिए नहीं निकालते थे क्योंकि पहले हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को सोचते थे कि वही ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बराबर है, उसको ऐड लेस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो फ़र्क पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्ट करने के बाद जो परचेस आएगा वही परचेस एक्चुअल होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करते हैं। आप क्वेश्चन में देख सक रहे होंगे कि हम लोगों ने किस तरह से एडजस्ट किया है। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होता है, लेकिन हम लोग को परचेस नहीं मालूम है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मालूम है। किससे मालूम है? रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड था 3 मंथ, तो अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 8 लाख है तो 8 लाख अगर 12 मंथ के लिए तो 3 मंथ के लिए कितना होगा, वही तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा। तो जब हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आया और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी मालूम है, तो ऐड कर देंगे तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल भी आ जाएगा। अब परचेस ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पर बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि परचेस ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब ही ना हो गया कि क्रेडिट परचेस, और क्रेडिट परचेस हम लोग को ज़रूरत पड़ता है क्रेडिटर्स का वैल्यू निकालने के लिए जब हम लोग वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। तो चलिए अब लोग कैलकुलेशन करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल का कैश कॉस्ट के बेसिस पे। तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ लिख देंगे और स्टार्ट करेंगे रॉ मटेरियल स्टॉक। तो रॉ मटेरियल स्टॉक तो हम लोग को मालूम है 2 लाख, अभी तुरंत ही इसको कैलकुलेट किए हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के ऊपर में हम लोग अभी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकाले ना, तो बस वही वैल्यू आ गया, इसको लिख दिया हम लोग। उसके बाद डेटर्स, अब सिंस यहाँ पर हम लोग कैश कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर सेल को नहीं लेंगे, टोटल कॉस्ट को लेंगे। तो टोटल कॉस्ट है 24,40,000, तो अगर 24,40,000 12 मंथ के लिए है तो 1.5 मंथ के लिए कितना होगा, क्योंकि 1.5 मंथ ही हम लोग का क्रेडिट अलाउेबल फॉर डेटर्स था, तो यहाँ से डेटर्स आ गया। कैश हम लोग को 60,000 रखना था तो हम लोगों ने रख लिया। और फिर एफ स्टॉक निकालें। एफ स्टॉक कैसे निकालें? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ हम लोगों ने निकाला ही था एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में, तो वहाँ से हम लोग यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिए। फिर करंट लाइबिलिटीज़ में हम लोग क्रेडिटर्स निकाले हैं। हम लोग तो जानते हैं कि परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना किए हैं 10 लाख। अगर ये 10 लाख 12 मंथ के लिए है तो 4 मंथ के लिए कितना होगा, क्योंकि 4 मंथ ही क्रेडिट अलाउेबल बाय क्रेडिटर्स था, तो यहाँ से निकल गया क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड दोनों को हम लोगों ने वही टेक्निक से निकाला है जिससे पहले निकालते थे। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि ओवरहेड में हम लोगों ने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जोड़ा है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को भी जोड़ा है, और बस CA और CL आ गया तो लेस कर दिए, तो नेट वर्किंग कैपिटल उसमें से ऐड कर दिया प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज। अब क्वेश्चन में बोला था कि प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज 10% ऐड करना है इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन, यानी कि प्रोविजन को मिला करके हम लोग को प्रोविजन 10% निकालना है। तो इसका मतलब कि जो भी अभी नेट वर्किंग कैपिटल है ये 90% है, तो 90% है तो इसका 10% कितना होगा। अगर 44,979 90% है तो 10% कितना होगा, तो यही निकल के आएगा प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, इसको ऐड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि कंपनी न्यूली फॉर्म हुआ है, यानी नया नया कंपनी है, और पर यूनिट का सारा डेटा दे दिया है, पर यूनिट रॉ मटेरियल, पर यूनिट डायरेक्ट वेजेस, पर यूनिट ओवरहेड दे दिया है। फिर कहता है कि रॉ मटेरियल इन स्टॉक इज़ एवरेज 4 वीक कंजम्पशन, यानी होल्डिंग पीरियड आपको दिया है रॉ मटेरियल्स का। फिर वर्क इन प्रोग्रेस कहता है कि 50% कंप्लीसन स्टेज में है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। फिर फिनिश गुड्स इन स्टॉक 8,000 यूनिट है। उसके बाद बोलता है क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स एवरेज 4 वीक्स, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स या रिसीवेबल्स एवरेज 8 वीक्स, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एवरेज 1.5 वीक्स, और कैश एट बैंक फॉर स्मूथ ऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 25,000। अब आपको वर्किंग कैपिटल निकालना है, और याद रखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी 1,04,000 कॉम्प्लीटेड यूनिट्स और 4,000 WIP। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सिंस ये
न्यूली फॉर्म कंपनी है, नया नया कंपनी है, तो यहाँ पर तो ओपनिंग स्टॉक इज नॉट इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो यहाँ तो क्लोजिंग स्टॉक होगा लेकिन ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। तो यहाँ का फॉर्मेट एग्जिस्टिंग कंपनी का फॉर्मेट से थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड से। इसके ऊपर 2 लाइन छोड़ दीजिएगा जिससे कि हम लोग परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स निकाल पाएँ। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड सबसे पहले निकालते हैं, कैसे निकलेगा? तो पर यूनिट रॉ मटेरियल का कॉस्ट है 80 रुपीज़। तो बन कितना रहा यूनिट? पहले तो 1,04,000 कॉम्प्लीटेड यूनिट है और WIP है 4,000। तो 1,04,000 इंटू 80 प्लस 4,000 इंटू 80। अब WIP तो पूरा बन गया है मटेरियल के केस में, इसीलिए 100% लिख दिए। तो इस तरह से अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लिए 8640,000। अब डायरेक्ट वेजेस की बात आता है। डायरेक्ट वेजेस भी उसी तरह से निकालेंगे, 30 रुपये पर यूनिट करके लगता है डायरेक्ट वेजेस। तो 1,04,000 फिनिश्ड बनाया है, फिनिश गुड, तो 1,04,000 इंटू 30 प्लस WIP का 4,000 बनाया, तो 4,000 इंटू 30। लेकिन WIP अभी कन्वर्जन कॉस्ट में 85% कम्प्लीट हुआ है, तो इंटू 50% कर दिए, तो निकल के डायरेक्ट वेजेस। प्राइम कॉस्ट आया। अब फैक्ट्री ओवरहेड में भी वैसे ही निकालेंगे जैसे कि डायरेक्ट वेजेस निकाले थे, 1,04,000 इंटू 60 पर यूनिट प्लस 4,000 इंटू 60। लेकिन इसमें भी कन्वर्जन कॉस्ट है, ये भी 50% ही कम्प्लीट हुआ है, तो इंटू 50%, तो ये भी आ गया। जैसे ही फैक्ट्री ओवरहेड आया उसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP में क्या आएगा? जब हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड बना रहे थे तो उस टाइम हम लोग WIP का भी कैलकुलेट किए थे। जो WIP का तभी कैलकुलेट किए थे वही सबको अगर जोड़ देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आ जाएगा। तो इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आया, तो इसको लेस जब किए तो फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट मिला। और जैसे ही फैक्ट्री वर्क कॉस्ट मिलता है तो ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को फिर से लेस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर है नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG। अब यहाँ जो फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट है यही इंडिकेट करता है फिनिश्ड गुड का कॉस्ट। तो फिनिश्ड गुड्स 1,04,000 बना है जिसके लिए कितना खर्चा पड़ा है? 1,76,80,000। तो अगर ये 1,04,000 के लिए है तो क्लोजिंग स्टॉक में तो 8,000 बचा है, तो 8,000 के लिए कितना होगा? तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG भी निकल के आ जाएगा। जैसे ये निकल के आ जाएगा लेस करेंगे तो COGS आ जाएगा। अब याद होगा कि रॉ मटेरियल कंज्यूम के ऊपर 2 हम लोग छोड़ के रखे थे। क्यों छोड़े थे? क्योंकि परचेस ऑफ रॉ मटेरियल निकालने के लिए। तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पहले निकाल लेते हैं बैक कैलकुलेशन से। कैसे बैक कैलकुलेशन करेंगे? हम लोग को पता है कि रॉ मटेरियल स्टॉक कितना होता है, एवरेज 4 वीक का कंजम्पशन। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना किए हैं? 86,40,000। तो ये अगर 52 वीक का है तो 4 वीक का कंजम्पशन ही क्लोजिंग स्टॉक होगा रॉ मटेरियल का। तो वही हम लोग ने निकाला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब बैक कैलकुलेशन करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ देंगे अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम से तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा। जैसे ही परचेस ऑफ रॉ मटेरियल आया तो हम लोग का एस्टिमेटेड कॉस्ट कंप्लीट हो गया। अब नेट वर्किंग कैपिटल बनाएंगे कैश कॉस्ट के हिसाब से। याद रखिएगा जब भी न्यू कंपनी का हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाते हैं, जब क्लोजिंग स्टॉक रहता है तो उस केस में जब हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल बनाने लगते हैं तो वहाँ से 3 वैल्यू कॉपी कर लेते हैं सीधा सीधी। पहला तो रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक जो हम लोगों ने निकाला एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में वही चीज़ नेट वर्किंग कैपिटल में आके पेस्ट कर देंगे। WIP स्टॉक जो भी हम लोगों ने क्लोजिंग WIP कैलकुलेट किया था वही यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। FG स्टॉक जो हम लोग क्लोजिंग FG स्टॉक कैलकुलेट किए थे उसी को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। डेटर निकालना पड़ेगा बस, और कैश तो एनीवेज दिया रहता है। तो हम लोगों को रॉ मटेरियल स्टॉक WIP स्टॉक FG स्टॉक तो मिल गया। अब डेटर का देखते हैं। डेटर में हम लोग एवरेज 8 वीक का हम लोग क्रेडिट अलाउ करते हैं। तो 8 वीक का अलाउ करते हैं तो देखते हैं टोटल कॉस्ट कितना था। तो देखेंगे COGS है 1,63,20,000। तो ये अगर 52 वीक के लिए है तो 8 वीक के लिए कितना होगा? तो डेटर का वैल्यू भी मिल जाएगा। अब हम लोग करंट लाइबिलिटीज़ में देखें तो क्रेडिटर का वैल्यू इसी तरह से निकालेंगे। क्रेडिटर से हम लोगों को 4 वीक का क्रेडिट अलाउ हुआ था। तो अब देखते हैं कि हम लोगों ने परचेज कितना किया है। परचेज में हम लोगों ने निकाला था कि 93,04,615 हम लोगों ने परचेज किया है। तो ये तो 52 वीक के लिए, तो 4 वीक के लिए कितना होगा? तो निकल जाएगा क्रेडिटर। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस की बात करें तो वेजेस में हम लोग कितना लेट से पेमेंट करते हैं? 1.5 महीना बाद। तो हम लोगों के पास वेजेस है 31,80,000। ये 52 वीक के लिए है तो 1.5 वीक यानी 1.5 वीक के लिए कितना होगा वो निकल के आ जाएगा। करंट एसेट मालूम चल गया, करंट लाइबिलिटीज़ मालूम चल गया, तो नेट वर्किंग कैपिटल भी मालूम चल जाएगा। दैट्स इट। तो इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या था कि PQ लिमिटेड एक न्यूली फॉर्म कंपनी है, यानी कि नया नया कंपनी बन रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, उसमें कहता है कि सेल माइनस COGS ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ COGS को अलग से बताया है। COGS में मटेरियल यूज्ड है, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, और लेस किए हैं स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। फिर कहता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन ऊपर में दिया हुआ है ये फिनिश गुड का है, WIP का नहीं है। WIP के रिस्पेक्ट में कहता है कि WIP कितना होगा? 15% ऑफ ईयर्स प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट, यानी जितना प्रोडक्शन हुआ है इसका 15% अगर देख लिया जाए तो वो WIP होगा। फिर डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है WIP का,
मटेरियल्स के रिस्पेक्ट में 100% और कन्वर्जन कॉस्ट के रिस्पेक्ट में 40%। फिर मटेरियल का होल्डिंग पीरियड दिया है 2 मंथ्स, कंजम्पशन इन स्टॉक। फिर कहता है कि एवरेज टाइम लैग इन पेइंग ऑल एक्सपेंसेस इज़ 1 मंथ। सप्लायर ऑफ मटेरियल्स यानी क्रेडिटर्स हम लोगों को कितना का क्रेडिट देता है, 1.5 मंथ। सेल हम लोग का 20% कैश पे होगा और 80% क्रेडिट पे होगा। और डेटर्स को हम लोग 2 मंथ का क्रेडिट देंगे। फिर कहता है कि 70% ऑफ इनकम टैक्स विल बी पेड इन एडवांस इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, यानी ये करंट एसेट है। फिर कहता है कि कंपनी विश कर रहा है कि 8,000 ये अपने पास कैश रखेगा और आपको 10% का कंटिजेंसी भी ऐड करना है, यानी प्रोविजन ऐड करना है। आपको अब बताना है कि वर्किंग कैपिटल क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे, और सिंस ये न्यू कंपनी है तो हम लोग न्यू कंपनी वाला फॉर्मेट से बनाएंगे। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ऊपर में 2 लाइन छोड़ देंगे क्योंकि परचेस ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग को चाहिए बाद में। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले एफ का लिखेंगे और फिर WIP का डेटा लिखेंगे, जोड़ देंगे। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे, एफ का जोड़ देंगे 84,000 क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है मटेरियल यूज 84,000 फॉर फिनिश गुड। और WIP के लिए कहा है कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है एफ का उसका 15% हुआ है WIP में। तो 84,000 का 15% WIP। अब मटेरियल के केस में 100% यूज़ हो गया था तो इंटू 100% कर दिए, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। उसी तरह से वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस निकालना है। एफ के लिए 62,500 है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अब WIP के लिए कितना करने के, 62,500 इंटू 15%, और 40% ही कंप्लीट हुआ था, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 40% है, तो 40% से इंटू किए हम लोग को वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी मिल गया। जैसे ये मिल गया, उसके बाद हम लोग लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कैसे निकालेंगे, जैसे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में WIP का जो कैलकुलेशन किए थे उसी को जोड़ देंगे ना, तो हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP मिल जाएगा। जैसे ही मिल गया तो उसको लेस कर दिए तो फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट आ गया, और इसी को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। अब हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG एडजस्ट करना पड़ता था। तो सिंस ये तो न्यूली कंपनी है, इसमें ओपनिंग तो रहता नहीं है और बस क्लोजिंग रहेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG को लेस करेंगे। तो कितना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG आएगा, क्वेश्चन में बोला था कि 10% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड नॉट येट सोल्ड। तो यहाँ पर जो गुड्स प्रोड्यूस किए उसका खर्चा कितना है, 146,500, तो उसका 10% क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG आएगा। तो उसको लेस कर देंगे तो COGS मिल गया, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस जोड़ दिया जाएगा, तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ सेल और टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब याद रखिए कि हम लोगों का रॉ मटेरियल कंज्यूम के ऊपर 2 लाइन बचा हुआ था, तो सबसे पहले 2 लाइन कंप्लीट करते हैं। क्या 2 लाइन था, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखते हैं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकालेंगे, हम लोग को मालूम है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है, 96,600, तो ये तो 12 मंथ के लिए यूज़ हुआ होगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा था कि हम लोग उतना ही रॉ मटेरियल रखते हैं जितना कि 2 मंथ कंजम्पशन के लिए ज़रूरी है, तो 2 मंथ का कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। अगर 96,600 12 मंथ का है तो 2 मंथ का कंजम्पशन कितना है, 16,100, तो ये हम लोग निकल गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब बैक कैलकुलेशन से हम लोग को परचेज ऑफ रॉ मटेरियल निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। अब हम लोग का कॉस्ट शीट तो खत्म हो गया, नेट वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। सबसे पहले करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल स्टॉक, WIP स्टॉक, FG स्टॉक, सीधा सीधी हम लोग कॉस्ट शीट से ही कॉपी पेस्ट कर देंगे। रॉ मटेरियल स्टॉक में क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो अभी तुरंत निकाले हैं 16,100। फिर WIP स्टॉक में क्या लिखते हैं, जो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लिखे थे वो लिख देते हैं यहाँ पर। FG स्टॉक में क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG जो निकाले थे वो लिख देते हैं यहाँ पे। डेटर कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि 20% कैश सेल होता है, तो बाकी जो 80% होगा वो तो क्रेडिट सेल होगा। और सिंस यहाँ पर हम लोग कैश कॉस्ट के बेसिस पे बना रहे हैं तो सेल पे नहीं लेंगे, टोटल कॉस्ट का 80% लेंगे, डिवाइड बाय 12 इंटू 2, क्योंकि 2 मंथ का हम लोग क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहे हैं तो इसीलिए 2 से इंटू कर दिए। तो डेटर भी आ गया और कैश हम लोग को बोला था 8,000 रखना है, तो करंट एसेट पूरा हो गया। अब करंट लायबिलिटी शुरू करते हैं। यहाँ पर क्रेडिटर से हम लोगों को 1.5 मंथ का क्रेडिट पीरियड अवेल हुआ था, तो हम लोगों ने परचेज कितना किया रॉ मटेरियल, 112,700। तो ये अगर 12 मंथ का परचेज है तो 1.5 मंथ का कितना परचेज होगा, मिल गया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना, क्वेश्चन में बोला था कि एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इज 1 मंथ, 1 मंथ का टाइम लैग है। तो सारा एक्सपेंसेस को जोड़ लेते हैं, वो 12 मंथ का होगा तो 1 मंथ का निकाल देंगे। सारा एक्सपेंसेस कौन कौन सा एक्सपेंसेस होता है, सबसे पहले वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 62,500 का, और फिर हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है। तीनों को जोड़ दिए, ये 12 मंथ का था तो 1 मंथ का निकाल दिए। अब देखिए यहाँ पर करंट लायबिलिटीज में टैक्स पेबल भी आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 70% ऑफ इनकम टैक्स विल बी पेड इन एडवांस इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। पर 70% इनकम टैक्स हम लोग दे देंगे, लेकिन 30% तो अभी भी बचा है, वो तो करंट लायबिलिटी है। तो 10,000 में 7,000 अगर दे दिए हैं, 70% दे दिए हैं, तो 30% बचा हुआ है 3,000, तो ये भी हम लोग करंट लायबिलिटी आ गया। अब सिंस हम लोग को करंट एसेट मालूम चल गया, करंट लायबिलिटी मालूम चल गया, तो लेस कर देंगे, नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। फिर हम लोग को प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी 10% ऐड करना था, ऐड कर दिए।
बस हम लोग आगे नेट वर्किंग कैपिटल। इस सवाल को देखे थे, इस सवाल में समरीन इंटरप्राइजेस का डिटेल दिया गया है। पहले बोला है कि रुपीज़ पर यूनिट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है, वेजेस कितना है, लेकिन वेजेस में 5 रुपये पर यूनिट है, लेकिन उसका 40% फिक्स्ड है। ओवरहेड के केस में 5 रुपये पर यूनिट है, लेकिन उसमें 80% फिक्स्ड है। प्रॉफिट पर यूनिट दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है। फिर बोलता है कि सेल ड्यूरिंग 12-13 4,32,000 है, और कंपनी कहता है कि रॉ मटेरियल का स्टॉक है 36,000। वर्क इन प्रोग्रेस जो कि प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू किया गया है 22,000। फिनिश गुड जो कि टोटल कॉस्ट पे वैल्यू किया गया है वो है 72,000, और सन्ड्री डेटर को वैल्यू किया है 1,08,000 में। फिर कहता है कि इन व्यू ऑफ इंक्रीज मार्केट डिमांड प्रोडक्शन को डबल करना चाहता है एक्स्ट्रा शिफ्ट से। अब कहता है कि ये एक्सपेक्टेड है कि अगर एक्स्ट्रा शिफ्ट से बढ़ाएंगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा फ्रॉम सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और बाकी का कुछ चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि जो भी क्रेडिट पीरियड अलाउ करते थे हम लोग डेटर्स को, वो अनअल्टर्ड है, जितना देते थे उतना ही रहेगा। फिर सप्लायर से हम लोग को जितना क्रेडिट मिलता था 2 मंथ का, उतना ही मिलने वाला है। जितना भी हम लोग वेजेस और एक्सपेंसेस को लेट से पेमेंट करते थे, हाफ अ मंथ लेट से पेमेंट करते थे, वो भी वही रहने वाला है। हम लोग को एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो सोल्यूशन का प्रोसेस वही होगा, पहले हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे और फिर हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल बनाएंगे, लेकिन 2 कॉलम होगा, एक सिंगल शिफ्ट का, एक डबल शिफ्ट का। तो चलिए एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाते हैं। 2 कॉलम दे देंगे, सिंगल शिफ्ट और डबल शिफ्ट, जिसमें कि रुपीज़ पर यूनिट भी लिखेंगे और अमाउंट भी लिखेंगे, जैसे हम लोग कॉस्ट में करते थे। सबसे पहले रॉ मटेरियल देखते हैं। रॉ मटेरियल पर यूनिट 6 रुपये है, और हम लोग कितना यूनिट बना रहे हैं ये तो क्वेश्चन में कहीं बोला ही नहीं, लेकिन पता चल जाएगा। बोला कि सेलिंग प्राइस 18 रुपये है और सेल अमाउंट कितना है 4,32,000। तो 4,32,000 अगर टोटल सेल्स है और सेलिंग प्राइस है 18 रुपीज़ पर यूनिट, तो 24,000 निकल के आएगा। 4,32,000 डिवाइड बाय 18, तो 24,000 यूनिट हम लोग बेचे हैं। तो 24,000 यूनिट का यहाँ पर कैलकुलेशन होना है। तो पर यूनिट मालूम चल गया कि रॉ मटेरियल 6 रुपये है, तो 6 इंटू 24,000 मिल गया हम लोग को 1,44,000। अब डबल शिफ्ट में रॉ मटेरियल तो ज़्यादा बनाएंगे, डबल बनाने लगेंगे, तो 24,000 नहीं बनाएंगे, 48,000 बनाएंगे। तो 48,000 इंटू 5.40। अब यहाँ पर 6 से क्यों नहीं इंटू किए, 5.40 से क्यों? क्योंकि बोला था कि जब हम लोग डबल शिफ्ट में काम करेंगे तो हम लोगों को सप्लायर 10% का डिस्काउंट दे देगा। तो 10% का डिस्काउंट दे देगा, तो 6 रुपये का माल 90%, 6 रुपये का 90% 5.40 में देने लगेगा। तो 5.40 इंटू 48,000 निकल के आ गया हम लोग का डबल शिफ्ट का रॉ मटेरियल। अब आते हैं वेजेस पे। वेजेस बोला था कि 5 रुपये पर यूनिट है, लेकिन उसमें 40% जो है वो फिक्स्ड है और 60% वेरिएबल है। तो 5 रुपये का फिक्स्ड कितना है 2 रुपये, और वेरिएबल कितना है 3 रुपये। और सिंगल शिफ्ट में हम लोग को 24,000 बनाना था, तो 24,000 से इंटू कर दिए दोनों को। और डबल शिफ्ट में हम लोगों को 48,000 बनाना था, 48,000 से इंटू कर दिए। बस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को इंटू किए हैं। फिक्स्ड वाला तो फिक्स्ड ही रहेगा, सिंगल शिफ्ट में जितना था 48,000, वो डबल शिफ्ट में भी 48,000 ही रहेगा, बस वेरिएबल वाला चेंज हुआ। वेरिएबल वाला को 48,000 से इंटू कर दिए। अब प्राइम कॉस्ट आ गया। अब प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड करते हैं, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड बोला है कि इसमें भी फिक्स्ड है और वेरिएबल है। तो इसका फिक्स्ड अगर देखेंगे तो 4 रुपये पर यूनिट है, और वेरिएबल होगा 1 रुपये। तो 4 रुपये जो फिक्स्ड है उसका अमाउंट आएगा 4 इंटू 24,000, 96,000। अब ये 96,000 जो है वो तो फिक्स्ड है, वो तो डबल शिफ्ट में भी फिक्स्ड रहेगा, लेकिन जो वेरिएबल पोर्सन है 1 रुपये, वो चेंज हो जाएगा। अब 1 इंटू 24,000 नहीं करेंगे, डबल शिफ्ट में 1 इंटू 48,000 यूनिट करेंगे, तो 48,000 आ जाएगा। अब इतना करने में टोटल कॉस्ट आ गया। और हम लोग का सेल पता है कि सेल कितना है, 18 रुपीज़ पर यूनिट करके सेल करेंगे। कितना यूनिट सेल करेंगे, पहला शिफ्ट में 24,000 और दूसरा शिफ्ट में 48,000, तो इंटू करके निकल के आ गया। तो हम लोग का इससे प्रॉफिट भी निकल के आ गया। अब हम लोग का एस्टिमेट कॉस्ट शीट तो हो गया, अब हम लोग को नेट वर्किंग कैपिटल बनाना है। तो नेट वर्किंग कैपिटल के लिए करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो तो हम लोग का नॉर्मल मेथड से निकल जाएगा, लेकिन करंट एसेट्स को अभी भी हम लोगों को दोनों शिफ्ट में बना करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है। वो आप जानिएगा कि कैसे इसमें प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे, सिंगल शिफ्ट और डबल शिफ्ट, और उसमें भी यूनिट रेट और अमाउंट लिखेंगे, यूनिट रेट और अमाउंट लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट एसेट से। रॉ मटेरियल स्टॉक, हम लोगों को डेटा दिया हुआ है कि रॉ मटेरियल एट कॉस्ट 36,000 है, WIP वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट 20,000 है, फिनिश गुड जो है वो 72,000 है, और सन्डी डेटर है 1,08,000। तो इसको हम लोग अमाउंट साइड में लिख देंगे। और रेट हम लोग को मालूम है, पहले बोला था कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट पे है, तो कॉस्ट कितना था 6 रुपये पर यूनिट, तो 6 रुपये पर यूनिट रेट लगा देंगे, तो यूनिट मालूम चल जाएगा। उसी प्रकार से WIP स्टॉक बोला था कि प्राइम कॉस्ट पे ये वैल्यू किए हैं, तो प्राइम कॉस्ट का पर यूनिट कितना कॉस्ट है 11 रुपये, तो 11 रुपये हम लोग रेट पे लिख देंगे, तो हम लोग को यूनिट मिल जाएगा 2,000। अब 72,000 फिनिश गुड था, फिर FG स्टॉक था, और FG स्टॉक को वैल्यू किया था टोटल कॉस्ट में, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना था 16, तो 16 लिख दिए रेट पे, तो हम लोग को ऑटोमेटिकली 45,000 हम लोग को यूनिट मिल गया। अब डेटर में भी वही करेंगे, डेटर हम लोग का 1,08,000 वैल्यू किया हुआ था, तो 1,08,000
और किस पे वैल्यू होता है डेटर, डेटर तो सेल पे होता है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 18, तो हम लोग का इसका भी यूनिट मिल गया। अब ये यूनिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है निकालना, क्योंकि जब हम लोग डबल शिफ्ट में देखेंगे तो डबल शिफ्ट में क्या डबल होगा, जो यूनिट बनाया है वही तो डबल होगा, और इसीलिए तो हम लोग को यूनिट चाहिए होता। नहीं तो यहाँ पर यूनिट नहीं दिया था, यूनिट निकालने के लिए हम लोग पहले रॉ मटेरियल स्टॉक, WIP स्टॉक, FG स्टॉक, डेटर का वैल्यू लिखें और उसका रेट भी लिखें कि किस पे वो वैल्यू किया गया था, तो हम लोग का यूनिट मिल गया। अब डबल शिफ्ट में ये यूनिट डबल हो जाएगा, लेकिन रॉ WIP स्टॉक का यूनिट डबल नहीं होता है, क्योंकि WIP स्टॉक तो सेम ही रहता है। अगर हम लोग डबल शिफ्ट भी करेंगे तो WIP यानी मशीन में तो उतना ही सामान प्रोसेस किया हुआ रहेगा, तो WIP चेंज नहीं हुआ, बाकी सब कुछ डबल हो गया। तो डबल करने के बाद हम लोगों को रॉ मटेरियल स्टॉक मिला 12,000, WIP तो सेम रह गया 2,000, FG स्टॉक मिला 9,000 और डेटर मिला 12,000। अब ये लोग का कितना प्राइस होगा, जैसे रॉ मटेरियल बोला था कि कॉस्ट पे होगा, तो जब डबल शिफ्ट पे का कॉस्ट देखे थे तो कॉस्ट कितना था 5.40, तो 5.40 का रेट से इंटू कर दिया 12,000 को, तो निकल के आ गया डबल शिफ्ट का अमाउंट रॉ मटेरियल का। अब WIP में क्या था, WIP कहा था कि प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू किया जाएगा, तो डबल शिफ्ट का प्राइम कॉस्ट अगर देखें तो पर यूनिट कितना है 9.40, तो 9.40 से इंटू कर दिए तो ये भी अमाउंट मिल गया। फिर FG स्टॉक बोला था कि ये टोटल कॉस्ट पे वैल्यू किया गया, तो टोटल कॉस्ट देखते हैं पर यूनिट डबल शिफ्ट का, तो 12.40 निकल के आता है, तो इससे इंटू कर दिए तो ये भी निकल गया। अब डेटर का कैसे निकालेंगे, डेटर बोला था कि सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है 18 रुपीज़ डबल शिफ्ट में भी, तो इसको इंटू कर दिए तो ये भी निकल के आ गया। अब देखें तो हम लोग का करंट एसेट्स मिल गया, और करंट लाइबिलिटीज़ जो था वो तो नॉर्मली जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में बना रहे थे सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन में अभी भी बनाना है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज करें और उसको देख लें। जैसे ही आपका करंट एसेट भी आ गया, करंट लाइबिलिटीज़ भी आ गया, तो लेस कर देंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। हम लोग को ये बोलना था कि एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, पहले लग रहा था 2,04,000 जब सिंगल शिफ्ट में था, अब डबल शिफ्ट में कर रहे हैं तो लग रहा है 3,54,000, तो एडिशनल कितना लग रहा है 3,54,000 माइनस 2,04,000, तो आंसर मिलता है 1,50,000। अब इस क्वेश्चन में आपको तीन चीज़ कैलकुलेट करने के लिए कहा है, पहला रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट, दूसरा नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन, और तीसरा करंट एसेट्स टू फिक्स्ड एसेट रेशियो। और आपको डेटा दिया गया है, डेटा में कहता है कि फिक्स्ड एसेट है 6.63 करोड़ और करंट लाइबिलिटी है 5.967 करोड़। और फिर एक चार्ट के थ्रू ये बताया है कि हम लोगों का इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, सेल्स और EBIT, ये तीनों चीज़ चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन कि हम लोग का पॉलिसी कैसा है, कंजर्वेटिव है या मॉडरेट है या एग्रेसिव है। तो आपको कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव तीनों अप्रोच में करंट एसेट्स दिया गया है, एस्टिमेटेड सेल दिया गया है, EBIT दिया गया है, और आपको निकालना तीन चीज़। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट। इसका मतलब कि कितना परसेंटेज से हम लोग को रिटर्न मिलता है ऑन टोटल एसेट। तो टोटल एसेट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, तो यही टोटल एसेट हुआ। तो इस पे हम लोग को क्या रिटर्न मिलता है, EBIT रिटर्न मिलेगा, जो कमाएंगे वही तो रिटर्न में आया, तो EBIT रिटर्न में मिलता है। इंटू 100 इसलिए किए क्योंकि हम लोग को रेट निकालना है, तो परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना किए, तो फार्मूला क्या बना, EBIT बाय फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट इंटू 100। अब इसी फार्मूला में पुट करेंगे और तीनों अप्रोचेस से निकाल लेंगे हम लोग का रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव में। EBIT तीनों अप्रोच में चेंज हो जाएगा और करंट एसेट तीनों केस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन निकालने बोला था, तो ये तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज होता है, तो इसको भी हम लोगों ने निकाल दिया तीनों अप्रोच में। इसके बाद तीसरा था कि करंट एसेट टू फिक्स्ड एसेट रेशियो, तो करंट एसेट बाय फिक्स्ड एसेट, और इस तरह से हम लोगों ने कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव तीनों का निकाल लिया। अब मैं आपसे यहाँ पर विदा लेना चाहता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।